स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मिलने खुडियां खास कसूर में उनके डेरे पर पहुंचे। उनके मामू और रुकने कौमी असम्बली मलिक रशीद अहमद और अजीज़ व अकारब के हमरा इस्तकबाल किया। वालिद, दादा, मामू, परदादा सब सियासतदान आजकल तो विरासती सियासत के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या इसका फ़ायदा है या नुकसान? जैसे मैं विरासती सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी ख्वाहिश ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सर्विस है। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पब्लिक सर्विस इफ़ आई गेट इलेक्टेड तो वो मेरा नहीं, सिस्टम का ताल्लुक़ है। मैं तो सिर्फ एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक सर्विस क्योंकि मेरे साथ इस निज़ाम में जुड़ी हुई है। अब मैं ख़ुद रीच आउट ना भी करूँ तो मुझे जो मेरे ताल्लुक़दार हैं उनके कामों के लिए बाहर निकलना पड़ता है, फिर वो फ़ैसला करते हैं। विरासती सियासत मैं अपने साथ ये विरासत अटैच नहीं कर सकता जब तक पब्लिक ओनरशिप ना दे। तो इट इज़ वाइस वर्सा। अवाम ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा चाहते हैं। दे कंपेल्ड मी टू कम हियर एंड कंटेस्ट। ये तो सारे विरासती सियासतदान यही कहते हैं ना कि हम इलेक्ट होते हैं। आपको क्या तो एतराज़? बड़ी दलील है इसका, इसका कोई रद्द दलील दें, अगर किसी के पास है तो लाए। इसका कुछ फ़ायदा भी है विरासती सियासत का? ये डेरा एक इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये मुझे लोगों के साथ बैठना, मिलना, उनके मसाइल हल करना, इन सब की बाकायदा तरबियत देता है। तो इसके साथ जुड़ी हुई ये जो तरबियत है, ये तो इसके फ़वाइद हैं। अब इसका ऑन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अगर आप देखें कि इससे मिडिल क्लास पुशबैक होती है। गो मैं मिडिल क्लास का नुमाइंदा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक दरमियाने दर्जे की अपनी होल्डिंग और फाइनेंशियल पोजीशन का आदमी हूँ। मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि मुझ जैसे लोग जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सिस्टम में। मेरा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है, मेरी फैमिली का मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा डिफरेंट है। इट इज़ सर्विस ओरिएंटेड, इट इज़ एब्सोल्युटली लोगों की मदद के साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के मसाइल के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी गमी खुशी के साथ। मेजॉरिटी का ऐसे होगा। लेकिन अगर ऑन ब्रॉडर पिक्चर एक एकेडमिक बहस आप खोलते हैं कि ये विरासती सियासत में जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्हीं के साथ ये सियासत चलती रहे, तो फिर जो आपका जो मिडिल क्लास है वो इसमें से एक्सक्लूड होता है। और ये एक इसकी मैं फ्लिप साइड। आप मिडिल क्लास विरासती सियासतदान हैं, ऐसा कह लें। आपके वालिद मलिक मोहम्मद अली अफखाई वो सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे, फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, बहुत बड़ा ओहदा है, कायम मकाम सदर भी रहे। लेकिन फिर आपकी सियासत में एक डिप आया, जवाल आया। अब बड़े अरसे के बाद आप एक स्पीकर के ओहदे पर फायज हुए हैं। ये दरमियान में क्या हुआ आपकी फैमिली को? देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह शायद इसमें एक डिस्टेंस हमारा अपनी पार्टी के साथ है और वो उस डिस्टेंस का आने का हमने टोल पे किया और वो शायद नहीं आना चाहिए था, जिसका इदराक मेरे वालिद मरहूम को भी था। और उन्होंने मुझसे बारहा इस बात का कहा कि कुछ भी वजूहात थी, वो आपके इल्म में है कि एक इलेक्शन जिसमें मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी इवेंचुअली केम हियर एज अ टिकट होल्डर, तो उस पर एक इख्तलाफ हुआ। बट माई फादर रिग्रेटेड दैट कि चाहे वो इख्तलाफ मेरा हो गया था, लेकिन पार्टी के साथ मेरी जो वाबस्तगी थी रहे वो वहीं पर जहाँ थे, लेकिन बैक बेंचर के तौर पे बैठ गए। ये फ़र्क रहा इस सारे अरसे में, जिसमें मेरे वालिद साहब के बाद एक प्रोमिनेंट पोजीशन मलिक रशीद साहब की रही। आपके मामू की? मेरे मामू की, जो 93 का इलेक्शंस थे जिनकी मैंने आपसे बात की, जिसमें खुर्शीद कसूरी साहब वाला मामला हुआ, तो 97 से 97 तक फिर वो मेंबर रहे। 2002 में मैं और मेरे छोटे भाई अहमद सईद, हम दो इलेक्ट हो गए। आपके मामूजाद भाई? जो 2008 का इलेक्शन था, वी लॉस्ट। मलिक रशीद साहब तहसील नाजिम बने उस अरसे में। अब फिर 2013 में मैं इलेक्ट हुआ दोबारा, 2018 में हुआ। अहमद सईद भी साथ ही होते रहे। तो ये 2-3 जो हलके थे, इनमें हमारी
जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स थी वो इस एतबार से चलती रही, कभी इलेक्ट होते रहे, एक आधा इलेक्शन लूज़ भी किया, तो वो तो उसके गिव्स एंड टेक्स थे। इसमें एक दो कैबिनेट पोजीशंस भी मिली, इसी तरह से रहा मामला। एचिसन कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर बकिंगम कॉलेज। तालिब इल्म तो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इतनी शाइस्तगी, इतनी नरमी, इतनी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करनी, ये कहाँ से सीखी? तो ये सब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बात का हामी हूँ कि आज का मुआशरा अल्फाज का बना मुआशरा है। दुरुस्त है, बतौर तालिब इल्म मैं को बड़ा शाइनिंग स्टूडेंट नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरह से अपनी जमात पास कर लेता था। वो कौन सी तरह थी जिस तरह करते थे? बस थोड़ा बहुत पढ़ के जी। स्कूल से भी भागते थे? हाँ, कई दफ़ा एक्सपेल भी हुए इस बात पे। ये भाग दौड़ लगी रही थी। ये तो क्लेम वालिद साहब को शिकायतें आती थी और मैं शदीद उनके ज़ेरे ताब भी आता था जी। मार भी पड़ती थी? अक्सर पड़ती थी जी। अच्छा, फिर कैसे ये आ गया? ये जो दो पहलू हैं, एक तरफ बिल्कुल डिसिप्लिन से आउट और गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल शाइस्ता नरम, ये तो बड़ा तजाद है ना? मैं डिसिप्लिन में तो हमेशा था। एक जो ताबेदारी थी तबीयत में, वो मैंने अपने वालिद की ताबेदारी करते हुए अपनी तबीयत का खासा बनाया। ये तो हमेशा से ऐसा रहा। जहाँ तक ये बात है कि थोड़े आउटगोइंग थे, थोड़े रिबेलियस थे, थोड़ा एस्केप करते थे, बंक करते थे, थोड़ा रूल्स को तोड़ते थे, बतौर स्टूडेंट ये तो था। और इसमें कॉलेज तक भी, यूनिवर्सिटी तक भी जो चीज़ें जिस मुतय्यन वक्त में करनी थी वो ऐसे नहीं होती थी, कभी फेल पास भी होते रहे, इसमें कोई शक नहीं। नहीं तो ये क्या एक अच्छा इंसान बनने के लिए फेल पास होने का कोई तलक नहीं बच्चों के? ज़रूर है जी, मैं रिग्रेट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो सबसे बेहतरीन तरबियत हुई मेरी उस कुतुब बीनी ने की जो मेरी लेट स्टार्ट हुई। मैं स्कूल में एक अच्छा ओरेटर था, मैं अपने जो भी डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट थे उनको जीत जाया करता था, तकरीर अच्छी करता था, अपनी कॉलेज की डिबेटिंग टीम के साथ मैं मुंसलिक रहा, इंटर कॉलेजेट तक भी अच्छा रहा, गवर्नमेंट कॉलेज में भी मुझे ये बड़ा खासा रहा, मेरे साथ मुझे मौका मिलता रहा। इवन इन द सोसाइटी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन इन यूनिवर्सिटी आई हैड माई चांस। ये सारी चीज़ें तो साथ थीं, लेकिन मेरा जो एक अब मुझे लगा कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत मदद दी है मेरी पूरी इस स्ट्रगल में, जो पॉलिटिकल भी है और सोशल सर्विस की भी है और सोसाइटी की बेहतरी की भी है, वो मेरी कुतुब बीनी है। आई गॉट अट्रैक्टेड टू माय जैसी बुक्स। मीठी बातें कहाँ से सुनी, कैसे सीखी? दो लोगों का इस पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक अपने वालिद का, उनका मुझ पे ये बहुत गहरा असर था। मुझे सारा वक्त उन्होंने दलील की और वजाहत की गुंजाइश के मुतल्लिक हमेशा मौका दिया। और दूसरी जो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू वन ऑफ माय अंकल्स डॉक्टर अमीर ख़ान साहब। मैंने उन जैसा हम्बल, और मैंने सीखा ये कि जब आप किसी बात में भी म्याना रवि लेते हैं, बात को समझते हैं और उसके बाद फिर आपको बात आगे ले, तो ये मेरी फैमिली के दो एल्डर्स थे मेरे घर में, एक मेरे फादर इन लॉ हैं और एक मेरे वालिद मरहूम थे। बार बार इलेक्शन जीतते रहे, एक बार हारे भी। क्या आप अपने समझते हैं हल्के में क्या आप करते हैं जिससे लोग आपके साथ जुड़े रहते हैं और किस बात पर नाराज़ हो जाते हैं? देखिए, लोगों के काम है, अगर तो आप इनके जो काम है आपके वोटर के, ज़ाती काम या इज्तिमाई काम? तो सब वोटर का रिलेशनशिप बड़ा जेलसली गार्ड करना पड़ता है। अगर आप वोटर के साथ अपने रिश्ते को निभाने में कोताही कर लेंगे तो फिर आप ये इलेक्टोरल विक्ट्री मेंटेन नहीं कर सकते। मुझे जो मेरा वोटर है उसके साथ मेरा रिश्ता मेरे भाई जैसा होना चाहिए, उसके साथ मेरा एक रकाबत का भी रिश्ता होना चाहिए। और वोटर की और मेरी रकाबत क्या है? अगर उसने मुझे काम कहा है और वो अगर इस तरह बिहेव नहीं करेगा अपना काम कहने के बाद जैसे कोई रकीब करता है कि ना काम हुआ तो देखी, और मुझे उसको ऑनर करना है, उसको रिगार्ड करना है,
मुझे उस पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना। लेकिन मलिक साहब, इससे सिफारिश का कल्चर भी जन्म लेता है, मेरिट की खिलाफ वर्जी भी जन्म लेती है, तो उसको फिर कैसे आप उससे डील करते हैं? ये बड़ी बहस है। पैटर्न क्लाइंट रिलेशन मेरा इलेक्टोरल कॉलेज मुझसे मांगता है। अगर मैं पैटर्नेज अपने वोटर को नहीं दूंगा, जिसको आप सिफारिश कह रहे हैं, मैं उससे पैटर्नेज कह रहा हूँ। मैं एज अ राइट मांग रहा हूँ कि मेरी पैटर्नेज है मेरे वोटर के साथ। बट एक डिस्टेंस मैंने मेंटेन करना है इस पूरी बात में कि मैं कहीं नेपोटिज्म तो नहीं कर रहा, कहीं अकरबा परवरी तो नहीं कर रहा, कहीं किसी का हक तो नहीं मार रहा, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहा। जो मेरी पैटर्नेज है वो किसी गलत सिफारिश में तो नहीं जा रही। अगर मैं ये मेंटेन करूँगा तो फिर मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा देर तक, लंबी इनिंग्स तक चल सकता हूँ। मेरे नज़दीक सिफारिश कौन सी है कि जब मैं किसी राइटफुल बंदे को पीछे फेंकूँ और किसी गलत को आगे लेके आऊँ। सिफारिश तो यही होती है। नहीं, हम तो डिजर्विंग को उसका हक देते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। डेरे पर हल्के के अवाम के लिए खुली कचहरी का बाकायदा इंतज़ाम होता है। अवामी मसाइल सुने और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਭੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆ DHA ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਗੁਲਬਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 12-12 13-13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੁੱਕੀ ਗੱਲ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ। कुतुबबीनी के शौकीन हैं, घर पर अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है। कोई आम फर्द हो या लीडर सियासतदान, उसके लिए मुतालिया कितना ज़रूरी है? जितना सांस लेना जैसा। वो कैसे जी? पढ़ते कोई है नहीं तो वो क्या, वो सांस ही नहीं लेते? वो जो सांस है वो बीमार सांस है जो नहीं पड़ते। ले तो रहे हैं। देखिए ना, एक हादसा पेश आ रहा है। वो हादसा ये आ रहा है कि एक सुपरफिशियल, एक बिल्कुल ही इनऑर्गेनिक और एक क्रिएटेड एक नए दौर में हम, जो कि डिजिटल दौर है, और एक पूरी नॉलेज की बेस कुछ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर आती कुछ बुनियादों पर बन गई। आप फैसला कोई भी कर लें, लेकिन अगर आपके फ़ैसले और अवामी रुझान और अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी जो पब्लिक ओपिनियन है वो बेस्ड अपॉन सम सुपरफिशियल न्यूज़ एंड दोज आर नॉट करेक्ट एंड नॉट राइट, इस एतबार से आपका सवाल बहुत बड़ा सादा असलूब में पूछा, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है कि चाहे आम आदमी है, चाहे सियासतदान है, चाहे कोई भी है, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। आप क्या पढ़ते हैं और कौन कौन से शोबे आपको पसंद है किताबों के? बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फ़िलासफ़ी एंड हिस्ट्री। मुझे जो चीज़ बहुत इम्पेक्ट करती है वो मॉडर्न फ़िलासफ़ी है। मैं फ्रांसिस फुकुयामा का एक बड़ा डिसाइपल बनता जा रहा हूँ। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन दोज थ्योरीज जो पहले बड़ी एंड ऑफ हिस्ट्री, और मैं उनकी आइडेंटिटी की तफसील से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं पिछले कुछ अरसे से अपने आप के साथ इस बहस में हूँ कि क्या वाकई डिग्निटी ऑफ अ मैन इतनी इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से मैं इसको पहले कभी देख ही नहीं रहा था। नो, इफ़ द डिग्निटी इज़ इरोडेड एंड द डिग्निटी इज़ इरोडेड, जिसमें स्टेट का अपरेटस किसी एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को इरोड करता है, तो वो जो आज रियासत का वजूद जो कि बहुत पैरामाउंट हो गया है, आज पूरी दुनिया का ऑर्डर स्टेट के साथ मुंसलिक हो गया है, नेशन स्टेट्स बन गई हैं, तो क्या मेरी डिग्निटी नेशन स्टेट से भी मुझे डाइवोर्स करके खड़ी कर देगी अगर उसकी इरोजन में स्टेट का हाथ है? क्या मेरी वो डिग्निटी, मेरा यानी अगर सादा अल्फाज में ये कहें कि जो रियासत है और फ़र्द की आज़ादी है, इनका जो आपस में मुआहदा है, लेकिन वो मुआहदा आप समझते हैं कमज़ोर हो रहा है। अगर
और किस सूरत में कमज़ोर हो रहा है कि जब मेरी डिग्निटी को वायलेट किया जाए। आप क्या समझते हैं कि रियासत को कमज़ोर करके फ़र्द की आज़ादी को बढ़ाया जाए? फ़र्द की आज़ादी रियासत की कमज़ोरी का बायस नहीं हो सकती। जितनी फ़र्द की आज़ादी होगी उतनी रियासत की मजबूती होगी। अपने अजीज़ों अकारब के हमरा ब्रंच किया। मुतकल्लफ ब्रंच में बटेरे, कीमा, मटन गोश्त, हलीम और गुड़ वाले चावल से तवाज़ो की गई। घर से रवाना हुए। अपनी ज़मीनों पर काश की गई आलू की फसल का जायज़ा लिया। ये आलू की फसल है जी? ये आलू की ये शुगर फ्री है। अच्छा, ये वो बेसिक खास आलू की ये जो आलू की किस्म है जो शुगर फ्री है, इसे लेडी रिजोटा कहते हैं। अच्छा, और इसको हमने क्लस्टर किया हुआ है। वी हैव टेकन इनटू थाउजेंड्स ऑफ एकड़्स नाउ। सिर्फ इस जगह पे हमारे पास इसकी 1200 एकड़ की कल्टीवेशन है। अच्छा, हम किसी एक ख़ास कंपनी को जो चिप्स इंटरनेशनल कंपनीज़ को जो चिप्स बनाते हैं उनके साथ फिर हम क्लस्टर करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो फिर ये एक तरह का बाय बैक ही होता है। तो ये आम आलू से महंगा है जी? ये इसके रेट्स डिफ़र करते हैं। जो हम यील्ड कर लेते हैं इन द अर्ली क्रॉप के तौर पे वो ₹35 पर केजी जाता है। इसी तरह 15 दिन के बाद फिर वो 25 पे हो जाता है और 15 दिन गुजरते हैं तो 15 पे आ जाता है। अच्छा, तो उसका करता है, लेकिन इट इज़ अ गुड इनकम क्रॉप, अच्छी कैश क्रॉप है। अच्छा, तो आप मॉडर्न फार्मिंग कर मॉडर्न फार्मिंग। आपका आबाई पेशा ज़राअत है, क्या अब भी आपके सारे खर्च का इन्हिसार ज़राअत पर है या कोई और भी बिजनेस की है? तो ज़्यादा इसी पर है, जी जी, ज़्यादा इसी पर। कितनी ज़मीन है आपकी, कितनी आमदनी आ जाती है? देखिए, मेरी अपनी ज़मीन तो काफ़ी कम होगी, बिक के कम होगी। जो मैंने अपने वालिद से इनहेरिट की थी उसमें से मैं एक बड़ा पोर्शन बेच भी चुका हूँ, जिसके साथ मैंने कुछ अर्बन प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ इन्वेस्ट करके अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ाया। लेकिन अब मैंने क्लस्टर किया हुआ है, मैं थोड़ी मॉडर्न फार्मिंग की तरफ चला गया हूँ और उसमें मैंने क्लस्टर करने के बाद कुछ ज़मीन क्लस्टर करने का मुराद ये है कि और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेके, ठेके पे लेके, और उसके साथ मैंने कुछ उसकी ट्रेडिंग के मोड में जा चुका हूँ, जिसके साथ मेरी 3 क्रॉप्स हैं। अभी इस साल में जैसे आलू की तकरीबन 500 एकड़ के करीब मैंने इस साल काश्त किया है। एक सियासतदान के तो अखराजात भी बहुत होते हैं, ज़मींदारे से अखराजात पूरे हो जाते हैं, इसीलिए तो बिक रही है जी, और बहुत बेची है। जब भी कोई इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ पोर्शन कम होता है। के लिए अपनी ज़मीन बेचना बड़ा मुश्किल फैसला, बहुत मुश्किल है। क्या फील होता है? ऐसे लगता है जैसे अपने जिस्म का कोई हिस्सा काट के बेच रहे हैं। लेकिन फिर अब थोड़ा उससे फ़र्क ये पड़ा कि पहले तो ज़्यादा इन्हिसार अपनी उस इनहेरिटेड लैंड पे था, जो उसको बेचते हुए ख़ास दुख होता था। फिर लेकिन जब कुछ ज़मीनें बाहर ख़रीदी और उनके साथ फिर कुछ उनको बेचा, फिर ख़रीदा, तो फिर थोड़ा सा एक रूटीन सा बन गया। आप बड़े नरम मिजाज के हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। किस बात पर आता है? चाहे 2 चीज़ों पे। पहला, जब ये ज़हन पे एक अक्स तारी हो जाए कि जो ड्यू था वो कर नहीं पा रहा, उस वक़्त एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेटिव मोड में चला जाता हूँ। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को कहीं इस पूरे सिस्टम से दूर कर लूँ एंड आई जस्ट चाहे किसी होटल में जाके लेट जाऊँ और 24 घंटे गुजार लूँ, कूलिंग ऑफ टाइम ले लूँ। तो वो मेरी अपनी जो एक इनर गिल्ट है वो मुझे गुस्से की तरफ लाती है, और वो होती उस वक्त है जब मैं जो ड्यू मेरे पे वो मैं कर नहीं पा रहा होता। आपको सिंगिंग का भी शौक रहा, सिंगर भी बनना चाहते थे, ये कब हुआ और अब भी क्या कोई सिंगिंग वगैरह करते हैं? सिंगिंग का शौक सुनने की हद तक रखा, और बहुत रखा। और मैं आज भी आई एम ह्यूज फैन ऑफ किशोर कुमार। उनका कोई गाना चाहे वो किसी भी मोड को हो, मेरे लिए एक ट्रीट होती है। मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ, लता मंगेशकर को बहुत शौक़ से सुनता हूँ, मोहम्मद रफ़ी को बहुत शौक़ से सुनता हूँ।
और मेरे अभी रिसेंटली एडिड सिंगर्स में जो भी बड़ी पाकिस्तानी सिंगर्स बड़े अच्छे आ गए हैं, जिनमें अली ज़फ़र हैं, जिनमें सजाद अली के साथ मेरी अभी रिसेंटली उनके एक दो गाने बहुत ही मुझे पसंद हैं। निस्वानी हुस्न में आपको क्या अच्छा लगता है? सारी की सारी निस्वानियत ही पसंद है। फिर भी होता है ना जी, नज़र कहाँ जाके ठहरती है, आँखों पे, रुखसार पर, होंठ पर, किस पर नज़र ठहरती है? जो इसे आंखें भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं, रुखसार भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कोई शक ही नहीं है। निस्वानी हुस्न में एक ही जुमले में सारी बात है कि दिल लुभाने का ढब भी जाने और बाहया भी हो। अच्छा, तो ये तो बड़ी दो मुतजाद चीज़ों को आपने जोड़ दिया। तो बस इसी को ढूंढते हैं, गौर करते हैं, इसीलिए इस जगह पे ज़्यादा गौर है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कब था और कब सबसे ज़्यादा खुश हुए? सबसे डिप्रेसिव टाइम था वो मेरे वालिद साहब की वफ़ात के वक्त था। वे भी शायद हर किसी का ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे लिए मुश्किल तरीन वक्त था। और खुश मैं जब मैं पहली बार असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ। आई वॉज जस्ट 26 years old and that meant a lot to me. खुडिया शहर के मैरिज हॉल पहुंचे। इलाके के तलबा और असातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज ये जो कुतुब मैं आपको देने लगा हूं, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, बच्चियों को मैं ये दावत देना चाहता हूं और एक पैगाम देना चाहता हूं। ये मैंने 1000 के करीब कुतुब सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब के हवाले की हैं कि तमाम बच्चों को दें। और आपके उस्ताद कराम, मेरे सामने खालिद साहब बैठे हैं, सादिक स्कूल का एक बड़ा किरदार है, मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं, आपके पास सरकारी कॉलेजेस के बच्चे लोग बैठे हैं, आपके प्राइवेट स्कूल्स के लोग बैठे हैं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, टू बी अ प्राउड सिटीजन फर्स्ट एंड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। इन 4 किताबों का मुताला आपने करना है और आपके साथ ये मेरा रिश्ता ये कायम रहेगा और मैं मजीद कुतुब भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तलबा में अपनी पसंदीदा 10,000 किताबें तकसीम की। मामू रुकने कौमी असम्बली मलिक रशीद अहमद और कज़न MPA मलिक अहमद सईद के घर फतेहपुर आए। ये मसला दरपेश है, इसको अब हमें एज अ मैटर ऑफ अ पब्लिक पटिशन के तौर पे, आपके जैसे आपके इल्म में है कि पंजाब असम्बली इज़ अमंगस्ट द फर्स्ट असम्बली जिसने पब्लिक पटिशन्स को डायरेक्टली एंटरटेन करना शुरू किया। तो ये मसला जो है जिसमें कंटेमिनेटेड वाटर, पानी, ये चमड़े की सनत से जो चमड़े की सनत से ये जितनी टैनरीज हैं, इनका बिजनेस इज कॉस्टिंग पीपल देयर लाइव्स एंड लाइव्स इन थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स नंबर। अब देहात, एक देहात की आबादी 10-10 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है। उसके साथ ये हमारे जो मौज़ा जात हैं जिनमें पूरी यूनियन काउंसिल्स इफ़ेक्ट हो रही हैं, फ़कीरिया वाला, दौले वाला, बहादुरपुरा ड्रेन के ऊपर इनका गांव जो है वो लाखों के पास से गुजरती है एंड दे गो टू द पांडो की पूरे लाहौर तक ऐसे जाती है। तो उसके गिरदो नवा में जितने देहात हैं, ये कम अज़ कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 लाख की आबादी है जो उस कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ के साथ, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की मेन प्रॉब्लम है, कैंसर की मेन प्रॉब्लम है एंड यंग पीपल आर डाइंग। 35 साल का बंदा यकदम सडन कोलैप्स, अंदर से आंतड़ियाँ गली पड़ी हैं, वो गंदा पानी है, वो पानी सतलुज में जा रहा है, आबी हयात बर्बाद। लेकिन यहाँ एक दफ़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगा तो था। वो देखिए, मैं आई गिव द क्रेडिट टू प्रेसिडेंट जरदारी साहब फॉर दैट। वो उनके दौर में ये एक एनवायरनमेंट का एक बड़ा मंसूबा आया था वर्ल्ड बैंक का, लेकिन उसके बाद फिर कुछ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में अप एंड डाउन होती रही, वो फिर चीज़ें ऊपर नीचे चली गई और फिर जब मुशर्रफ साहब का टाइम आ गया तो बिल्कुल ही वो सारी जो फॉरेन एड आ रही थी वो रुक गई और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट बन भी नहीं पाया।
शादी अरेंज थी या लव मैरिज? करवाई मैंने अरेंज था लव जी। अच्छा, वो कैसे? बहुत मेरी मैनेज किया आपने? मैनेज किया जी। मेरी फर्स्ट कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं, बट आई वाज जिसे कहते हैं वेरी फॉन्ड ऑफ हर फ्रॉम डे वन द मिनट आई, तो मेरे जेहन में मुझे था बस मैंने शादी इन्हीं से करनी है, दैट्स इट। अच्छा, और फिर मैनेज कैसे किया? तो फिर मैंने अपनी वालदा साहबा को कहा, अच्छा। और मैंने कहा जी अपना आपके भाई की बेटी हैं। हाँ, पहले तो डर लग रहा था कहते कहते, हाँ। लेकिन फिर कह ही लिया। कैसी गुजरी? बहुत ही अच्छी जी। अच्छा, लड़ता कौन है? आप ज्यादा लड़ते हैं या बेगम साहबा? नहीं, बस मेरी तो जरूरत ही नहीं है जी, वो अगर जो कह दें बस दैट इज हरफ आखिर। अच्छा, हाँ। इतने अच्छे ताबेदार आप खामद हैं। नहीं, काम मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, वहाँ मान जाता हूँ, लड़ने से निकल रहा था जैसे। डीपीओ ऑफिस कसूर पहुंचे। डीपीओ कसूर ईसा सुखेरा ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। पुलिस के दस्ते ने खसूसी सलामी दी। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। डीपीओ ने जिला में पुलिस कारकर्दगी के बारे ब्रीफिंग दी। के हवाले से पहली दफ़ा ज़िले के अंदर कार्रवाई हुई, जिसमें 7 kg से ज़ायद हमने आइस पकड़ी, तकरीबन 30 kg के करीब चर्स पकड़ी, 18 से ज़्यादा ड्रोन थे और 51 जो थे। ये ईसा साहब, इट्स बिकमिंग अ वेरी सीरियस इशू। जी सर। इस पे बहुत प्रोएक्टिवली काम करें, ये बॉर्डर एरिया में बहुत प्रॉब्लम बन रहा है। कसूर गंडा सिंह पर पाक भारत बॉर्डर पहुंचे। विंग कमांडर अली हादी नकवी ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।
एजाजी शील्ड और तस्वीर पेश की गई। ये कैसा हुस्न इत्तफाक है कि पाकिस्तानी बॉर्डर का नाम गंडा सिंह वाला और भारतीय बॉर्डर का नाम हुसैनी वाला। तो ये क्या डिफरेंस है इस बॉर्डर का और बाकी बॉर्डर से? इसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर लें। जो उधर करीब तरीन शहर है वो फिरोज़ वाला है, फिरोज़पुर। और ये जो है ये कस्सू से कसूर है। ये एक हिंदू नेम है, ये एक मुस्लिम नेम है। अब ये एक तो ये इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, अभी ये जो फ़र्क आपने एक देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो इंडियन फ्लैग लोअरिंग की है उन्होंने वो पाकिस्तानी सरज़मीन पे की है, और जो पाकिस्तानी फ्लैग लोअरिंग की है वो इंडियन सरज़मीन पे की है। तो ये इसमें कुछ डिस्टिंक्शंस हैं बाकी बॉर्डर्स की निस्बत, जो यहाँ की यूनिक चीज़ें हैं। अपरेंटली बड़ी इसमें नेशनलिज्म की एक बड़ी स्पाइक आती है विद दिस शोमैनशिप, जो ये बड़ी ज़बरदस्त। और ये इतना पैशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब ये या तो होता है या नहीं होता। तो द पैशन रिफ्लेक्ट्स नेशनलिज्म। इसमें ये बात तो हो सकती है कि इसमें कुछ और भी थोड़े बॉर्डर सॉफ्ट बॉर्डर मैनेजमेंट की तरफ भी जाना चाहिए, होना चाहिए, बेहतर होगा। क्या अगर इसमें मुसाफिया शामिल कर दिया जाए, फूल शामिल कर दिए जाएं, तो इससे क्या अच्छा तासुर? ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। और ये दोनों जो हमारे रेंजर्स हैं और उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हायर अप्स को बैठ के ये एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज भी होनी चाहिए। ये फूल भी एक्सचेंज होने चाहिए और हैंडशेक्स भी होने चाहिए। इस बात का कितना इम्कान है कि अगर ये बॉर्डर खुल जाए, जिस तरह बड़े करीब शहर हैं, तो इससे क्या कसूर को और बाकी पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो सकता है? इस बॉर्डर की एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पे इसको हमने काफ़ी अरसा कंसीव भी किया। ऑन पाकिस्तानी साइड यहाँ पे हम एक कंटेनर टर्मिनल भी प्रपोज़ कर रहे थे, फिर इसको एक बड़ी लिंकेज भी तस्वर कर रहे थे। और फिर ये दो बड़े अच्छे कारोबारी मराकज़ हैं हमारी साइड पे भी और उनकी तरफ भी। तो इससे अगर इस बॉर्डर को एज अ ट्रेड रूट भी लिया जाए, इसको ऑन फुट जो वीज़ा होल्डर्स हैं डिफरेंट, अब जो हमारे वागा पे तो अभी चल रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फ़िरोज़ वाला ये हमारा फ़िरोज़पुर जो और गंडा सिंह है, ये फ्रॉम मेरा ख्याल अब सो मैनी ईयर्स ये भी बंद है, खुलना चाहिए। बहुत शिकायत है इस बॉर्डर से भी और हमारे दूसरे बॉर्डर से भी स्मगलिंग की, ख़ासकर ड्रोन के ज़रिए मनशियात की स्मगलिंग की। इस हवाले से आप तक भी कोई शिकायत पहुंची है और इसका किस हद तक तदारक हो रहा है? देखिए, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो हमारी बॉर्डर फोर्सेस हैं, ये अपनी एफ़र्ट तो रेंजर्स बड़ी एफ़र्ट कर रही है, पुलिस बड़ा एफ़र्ट कर रही है, कसूर पुलिस बड़ा कर रही है। ये ड्रोन की जो ये लेटली जब ये विजिबल होना शुरू हुआ तो ये काफ़ी दोनों तरफ से इस पे बड़ा एक कंसर्न है। और इसको रोकने के लिए जिस तरह ये एक कोई डिजिटल मींस अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो इसकी जो सर्वेलेंस है और इसको जो रोकने के तरीके हैं उसमें भी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए साथ। ये अभी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ये ऑपरेट करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, और अगर कभी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कहाँ पे कौन कर रहा है, तो इस पे जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम्स इंस्टॉल होने चाहिए जो कि इन ड्रोन की फ़्लाइट्स को कैप्चर कर सकें, किसी रेडार पे आ जाएं। तो ये इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत भी होगी। हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर पहुंचे। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने इस्तकबाल किया। मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। ताहिर रज़ा बुखारी ने मज़ार पर जारी काम के हवाले से ब्रीफ किया। कोई भी मज़ार डोम के बगैर नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि बुल्ले शाह के कलाम में और रक्स बड़ी अहमियत रखता है, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस उसकी होगी। बाजमात नमाज मगरिब अदा की।
बाबा बुल्ले शाह के कलाम पर मबनी कवाली सुनी।